वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बट आपको ऐसे अंडरस्टैंड करवाऊंगी ताकि आपको बुक को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है क्या। डेडलॉक जो है, डेडलॉक हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो डेडलॉक को अगर हम अच्छे से और डिस्क्राइब करना चाहें तो हम उसको एक डायरेक्टेड ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इस ग्राफ में क्या होती हैं, कुछ वर्टिसेस होती हैं जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ एड्स होती हैं जिनको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी कि वर्टिसेस एड्स का क्या मतलब है इस ग्राफ में। ठीक है, तो सेट ऑफ वर्टिसेस वी जो है उसको हमने दो हिस्सों में यहाँ डिवाइड किया होता है। दो डिफरेंट तरह के नोड्स होती हैं, एक होती है हमारे पास एक्टिव प्रोसेसेस और दूसरी होती है रिसोर्स टाइप। तो एक्टिव प्रोसेसेस को हम रिप्रेजेंट पी से करते हैं, जैसे P1 P2 अप टू Pn, एंड सेट ऑफ रिसोर्स टाइप को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे R1 R2 R3। ठीक है, तो अब एक और चीज़, डायरेक्टेड ग्राफ, जो डायरेक्टेड एज हमारे पास होगी ना PI टू द रिसोर्स टाइप PJ, तो उसको हम डिनोट करते हैं PI और एरो से RJ। इसका मतलब होता है कि PI जो है वो किसी इंस्टेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रही है जो RJ का रिसोर्स टाइप है और करेंटली वेट कर रही है उस रिसोर्स का। ठीक है, मतलब जहाँ भी आप PI और एरो RJ देखेंगे इसका मतलब कि PI RJ से कुछ रिक्वेस्ट कर रही है, कोई रिसोर्स टाइप। ठीक है, तो डायरेक्टेड एज जो होगी, अगर आप उल्टा है इसका RJ प्रोसेस से PI तक, तो उसको डिनोट करेंगे RJ एंड सीधा एक एरो PI। इसका मतलब होता है कि जो इंस्टेंट इसको चाहिए थी वो RJ ने एलोकेट की है, किस प्रोसेस को, PI को। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि PI एरो RJ का क्या मतलब है और इसका उल्टा क्या मतलब है। अब सेकेंड, डायरेक्टेड एज जो होती है PI एरो RJ, इसको हम रिक्वेस्टेड एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PI प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही होती है रिसोर्स से, ठीक है, किसी रिसोर्स के लिए। तो दूसरी जो डायरेक्टेड एज RJ से PI तक होती है इसको हम असाइनमेंट एज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं असाइनमेंट एज? क्योंकि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हमने इसको दे दिया। तो पिक्टोरियली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोसेस को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसोर्स टाइप्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसोर्सेज के इंस्टेंट्स भी होते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी। तो उन इंस्टेंट्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डॉट विद इन रेक्टेंगल हम दिखाते हैं। अब सेकेंड, जब हमारे पास प्रोसेस PI रिक्वेस्ट करती है किसी भी इंस्टेंट के लिए जो RJ का रिसोर्स टाइप होगा, तो उस टाइप पे हम एक रिक्वेस्ट एज इंसर्ट कर देते हैं ग्राफ में। जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई, तो इस रिक्वेस्ट एज को ट्रांसफ़र करते हैं किस एज में, असाइनमेंट एज में। मतलब कि हमने इसको असाइन किया, अब असाइनमेंट भी हो गया, इसने अपना काम कर दिया PI प्रोसेस में। अब हमें नहीं चाहिए, रिसोर्स रिलीज़ करना है। जब रिलीज़ हो गई तो उस टाइम पे इस असाइनमेंट एज को इस ग्राफ से क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि इसने अपना काम ख़त्म कर दिया है, अब ये क्या है, रिलीज़ हो गई है। अब देखो हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे हमने यहाँ पे PR और E एड्स रिप्रेजेंट किए हैं, प्रोसेस P1 P2। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास R1 है उसकी इंस्टेंट क्या है, 1। तो दो इंस्टेंस हैं रिसोर्स टाइप R2 की, R3 की एक इंस्टेंट है, एंड R4 की कितनी इंस्टेंसेस हैं, 3। वो कैसे आपको पता चला, डॉट से, जितने जितने डॉट से इसका मतलब उतनी इंस्टेंस है। अब देखो प्रोसेस स्टेट, PI के पास है इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R2 और वो वेट कर रही है उस इंस्टेंस टाइप की जो R1 के पास है। तो P2 है, वहाँ पे ये क्या कर रही है, R1 की इंस्टेंट इसके पास है और R2 की इंस्टेंस भी, और ये वेट कर रही है R3 इंस्टेंस की। ठीक है, अब प्रोसेस जो P3 है वो क्या होल्ड कर रही है, वो कर रही है इंस्टेंस ऑफ R3 होल्ड। देखो ये कैसे पिक्टोरियली आराम से रिप्रेजेंट किया है, सर्कल्स की हेल्प से, रेक्टेंगल्स की हेल्प से, डॉट्स की हेल्प से, और एक एरोज़ की हेल्प से। तो पहले ही मैंने आपको बताया था ये एरोज़ डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब अगर हमारे पास ग्राफ में कोई भी सर्कल नहीं है, साइकिल नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस आपके सिस्टम में डेडलॉक में नहीं है। और अगर आपके ग्राफ में साइकिल है, इसका मतलब कि डेडलॉक हो सकता है। मैं क्यों बोल रही हूँ हो सकता है, इसका भी एक रीज़न है, वो मैं अभी आगे जाके आपको बोलूँगी। तो अगर हर एक रिसोर्स टाइप की एग्जैक्टली एक इंस्टेंस है, तो वहाँ पे साइकिल का मतलब है कि डेडलॉक हो गया है। क्या? अगर हर एक इंस्टेंस की रिसोर्स टाइप क्या है, सिर्फ एक इंस्टेंस है अगर हर एक रिसोर्स टाइप हो, तो इसका मतलब क्या है, अगर तब साइकिल आई तो डेडलॉक हो गया है। और अगर साइकिल में क्या है, सेट ऑफ रिसोर्स टाइप्स और हर एक की सिंगल इंस्टेंस है, तो भी इसका मतलब क्या हो गया, डेडलॉक
प्रेजेंट है। तो हर एक प्रोसेस जो भी इन्वॉल्व होगी उस टाइम साइकिल में वो सब डेडलॉक्ड होगी। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर हर एक रिसोर्स टाइप की कुछ सर्वल इंस्टेंस होंगे तो उस टाइम पे साइकिल का हमेशा मतलब नहीं होता है कि डेडलॉक हो गया। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि साइकिल इन दिस ग्राफ इज ए नेसेसरी कंडीशन बट इट इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेडलॉक। तभी मैंने बोला साइकिल हमेशा डेडलॉक नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो ये देखिए ये फिगर है हमारे पास, यहाँ पे प्रोसेस P1, P2 और P3 जो है वो डेडलॉक कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस P2 जो है वो वेट कर रही है रिसोर्स R3 के लिए, जो रिसोर्स किसके पास है? P3 प्रोसेस के पास है। P3 वेट कर रही है यहाँ P1 या P2 के पास कि वो अपना रिसोर्स R2 रिलीज़ करे। P1 वेट कर रही है प्रोसेस P2 के लिए ताकि वो अपना रिसोर्स R1 रिलीज़ करे। तो हर एक प्रोसेस, तीनों प्रोसेसेस एक दूसरे का वेट कर रही हैं कि वो रिसोर्सेज को क्या करें? रिलीज़ करें। तो तीनों प्रोसेसेस यहाँ पे साइकिल है तो इसका मतलब डेडलॉक कंडीशन में आ गई हैं। तो ठीक है, ये देखो ये एक और फिगर है आपके पास इसी तरह से, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। तो अगर आपको समझ में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।